रिकॉर्डिंग मैसेज स्टार्ट होने से प्लीज बताइएगा एक बार। हम हुआ है ना? हाँ सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, फ्यूचर मार्केट बेसिकली इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो इक्विटी डेरिवेटिव में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग अभी फ्यूचर में ही जर्नी चल रहा है हम लोगों का। फ्यूचर में बात करते करते बहुत सारा बात कर, मतलब पूरा डिटेल्स बातचीत हो रहा है फ्यूचर मार्केट में। पहले तो फॉरवर्ड्स बताया गया था और फॉरवर्ड को मॉडिफाई करके जब हम लोग फ्यूचर मार्केट में आए तो फ्यूचर मार्केट में भी हम लोग देखते देखते काफ़ी डिटेल्स में ही पहुंच गए सर। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है और क्या अभी आगे बताऊंगा। लास्ट वीक में क्या किया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा के फिर मैं आज के जो प्रेजेंट टॉपिक है उसमें बात करूँगा। तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ सब। चलिए स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग सर निफ्टी फ्यूचर के बारे में बात किए थे और निफ्टी फ्यूचर इम्पैक्ट स्टार्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट। थैंक यू सर। तो इम्पैक्ट एक कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट एक क्वेश्चन हाँ बोलो सर। पूछे सर। इम्पैक्ट बोलो। कॉस्ट में जो पेज 92 में आपका जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है कि वो हम समझ गए जितना कम इम्पैक्ट कॉस्ट होगा लिक्विडिटी ज़्यादा होगा स्टॉक का, ठीक है। वो ठीक है, बट सर एक क्वेश्चन मेरा माइंड में जस्ट एक डाउट है। फोर्थ पॉइंट में बोलो। लिखा है हायर द लिक्विडिटी लेसर द वोलेटिलिटी। हम्म, सर अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में लिक्विडिटी ज़्यादा है, मतलब ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है, बायर एंड सेलर्स ज़्यादा है उसमें, मतलब हम्म, ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ हम्म, वीकली या मंथली बेसिस में उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बाई भी हो रहा है, ज़्यादा सेल भी हो रहा है, हम्म, ठीक है। अब जहाँ ज़्यादा बाई या सेल रहेगा, जैसे बाइंग ऑर्डर ज़्यादा मिल रहा है बट मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उसमें हम्म, तो स्टॉक तो ऊपर भागेगा, प्राइस राइज होगा, या हम्म, अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आएगा तो प्राइस नीचे आएगा। हम्म, तो दोनों एक्टिविटीज में ज़्यादा होता है, वोलेटिलिटी शेयर में बाइंग भी होगा, सेलिंग भी होगा किसी पर्टिकुलर डे। तो ऐसे केसेस में सर तो वोलेटिलिटी तो ज़्यादा होगा ना सर, क्योंकि प्राइस ज़्यादा मूव भी करेगा, प्राइस ज़्यादा नीचे डाउन भी जाएगा। वोलेटिलिटी में क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन सर, राइट। तो जी यही मेरा डाउट वोलेटिलिटी। ये आ रहा हाँ है, उसमें लिखा है हायर द लिक्विडिटी लेसर द वोलेटिलिटी, मैं तो आपको उसमें समझाता हायर द वोलेटिलिटी होगा हूँ, समझाता हूँ। तो हाँ सर। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर है सर, एक बार मुझे बताइए। हाँ सर। Yes, sir। जैसे हम लोग बेसिकली शॉर्टिंग हो गया था, फिर हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स में आ गए और निफ्टी फ्यूचर्स में हम लोग डिटेल्स बातचीत थोड़ा कर रहे हैं। आज मेरा इच्छा है कि प्राइसिंग फ्यूचर प्राइसिंग में बात करना है, लेकिन बिफोर दैट थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करवाऊंगा बिकॉज काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और क्योंकि सुमित जी का भी कुछ क्वेश्चंस भी है तो थोड़ा सा मैं मतलब बातचीत कर लेता हूँ। तो इंडेक्स फ्यूचर्स उसमें इम्पैक्ट कॉस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाई ट्रेडिंग निफ्टी मेक सेंस, है ना, मतलब निफ्टी में क्यों ट्रेड करना चाहिए। तो इसमें बेसिक्स ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स तो मैं बहुत बार बात किया, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के क्लास में भी डिस्कशंस हुआ है। सुमित जी को अभी भी मैंने बेसिक्स शेयर नहीं किया, ठीक है। बट जो लोग बेसिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो वो लोग देखिएगा कि इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में, मतलब इंडेक्स के बारे में, फ्यूचर्स के नहीं, इंडेक्स के बारे में तो वहाँ पर भी बात हुआ है, यहाँ पर भी होगा। बिकॉज एक चैप्टर आएगा सर हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, ठीक है, मतलब एनआईएसएम में एक चैप्टर आएगा अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स, तो मैं थोड़ा और डिटेल्स बात करूंगा तब। अच्छा, लास्ट दिन में इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन करना सिखाया था और फिर आज मैं आपको वाई ट्रेडिंग निफ्टी मेक सेंस, मतलब सबसे ज्यादा क्यों ट्रेडिंग निफ्टी में होता है या निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स में होता है। स्पेशल कैटेगरीज में भी होता है, ऑटो, बैंक, दैट्स डिफरेंट, बट निफ्टी में ही क्यों ज्यादा होता है और निफ्टी में क्या सुविधा मिलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। जब हम लोग, आप लोग देखेंगे मार्केट में, आप लोग एज ए प्रोफेशनल काम करेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी में ही ज़्यादातर लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड ले रहा है। तो इसके पीछे का राज क्या है, तो वो राज भी आज आपको पता चलेगा। और रही बात इम्पैक्ट कॉस्ट की, जो मैं लास्ट दिन कैलकुलेशन समझाया था, अब कैलकुलेशन के लिए जिन लोगों का कैलकुलेशन मिस हो गया है किसी कारण से, उनको बस मेरा एक ही सलाह रहेगा सर कि आप लोग एक बार
इम्पैक्ट कॉस्ट का क्लास एक बार देखिए, जहाँ पर मैंने इम्पैक्ट कॉस्ट का पूरा फॉर्मूला वाइज उसको समझाया था, तो वो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा आज। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट कॉस्ट किस तरह से इम्पैक्ट देता है, ठीक है, जो सुमित जी बार बार पूछ रहे हैं कि इम्पैक्ट कॉस्ट का यूज़ क्या है सर, ठीक है, जो मैं लास्ट दिन भी थोड़ा बताया था, आज भी फिर से थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे इम्पैक्ट कॉस्ट यहाँ पर हम लोग एक कैलकुलेशन किया था सर, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। ओके सर। ईशा मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला क्लास मिस हो गया था। हाँ सर, एग्जाम था इसलिए। बाद में किया? नहीं सर, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ना हम लोग का। अच्छा, कर लेना सर, बहुत वाइटल क्लास है। हाँ सर। तो उसमें सर इम्पैक्ट कॉस्ट का जो मेन फंडा था कि एक आइडियल प्राइस होता है और एक एक्चुअल बाई प्राइस होता है। अब आइडियल प्राइस और एक्चुअल बाई प्राइस जो बेसिकली आप एनएसी के ऑर्डर बुक से ही आपको मिल जाएगा, तो इसी एरिया से ही आपको एक्चुअल बाई प्राइस और आइडियल प्राइस का जो डिफरेंस है, जो बाई और सेल चलता है मार्केट में सिंपल टाइम में, और फिर अगर कोई जितना क्वांटिटी ऑफ शेयर परचेज करना चाहता है उसके बेसिस में वो अपना हिसाब लगा लेता है। तो उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने यहाँ पर 350 शेयर्स का एक बाइंग कॉस्ट लगाया था, तो जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट आया था 0.012। तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट कॉस्ट का जो यूज़ है, तो उसके बारे में जो पॉइंट समझाया गया था कि इम्पैक्ट कॉस्ट क्या बताते हैं। जैसे कि सुमित जी ने बताया कि सर इम्पैक्ट कॉस्ट, जैसे अगर मैं अगर थोड़ा सा इसका डेफिनेशन को देख लूँ, इम्पैक्ट कॉस्ट गिव्स अ सेंस ऑफ लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी के बारे में सेंस क्रिएट करता है। अब लिक्विडिटी क्या है मैं आपको समझाता हूँ, मैं कल भी समझा रहा था, फिर आज भी समझाऊंगा, कल टेक्निकल पे भी बात हो रहा था। हायर द लिक्विडिटी इन स्टॉक द लेसर इज द इम्पैक्ट कॉस्ट। द स्प्रेड बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, स्प्रेड के बारे में बात फिर से करूंगा सर फ्यूचर प्राइसिंग में, सो डोंट वरी। कैलेंडर स्प्रेड का एक बहुत ही अच्छा यूज मैंने मार्जिन कैलकुलेटर में भी बताया था, लेकिन फ्यूचर प्राइसिंग में भी मैं स्प्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा एक बार। Spread between the buying and selling price is also an indicator of liquidity. Higher the spread, higher the impact cost. Lower the spread, lower is the impact cost. And most important जो बात सुमित जी के मन में थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, सर हायर द लिक्विडिटी लेसर द वोलेटिलिटी। लेसर द वोलेटिलिटी मतलब देखिए सर, मतलब आप किस तरह का वोलेटिलिटी पसंद करोगे। देखो सर, वोलेटिलिटी मतलब जो भी मार्केट में अप डाउन होता है उसको वोलेटिलिटी कहते हैं। अब ये भी एक वोलेटिलिटी है, दिस इज अ टाइप्स ऑफ वोलेटिलिटी, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइन से देखूं, तो देखो ये निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 में भी वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी तो मार्केट है तो वोलेटिलिटी रहेगा, बट वोलेटिलिटी कम रहे ये ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने से प्रॉब्लम ये है, ज्यादा वोलेटाइल मतलब क्या, मार्केट एक बार गिरता है, फिर बहुत देर बाद ऐसा रहता है, फिर उठता है, फिर ऐसा आता है, फिर आता है, फिर उठता है। मतलब ये तो टू मच हो गया ना, टू मच वोलेटिलिटी हो गया। जैसे कोई एक ऐसा स्टॉक जो जिसमें उतना ट्रेड नहीं होता, आप लोग मुझे आइडिया दे सकते हो, थोड़ा सा अनकॉमन स्टॉक देख सकते हैं। यहाँ आईआरएफसी में भी अच्छा खासा ट्रेड चलता है। कोई ऐसा अननोन कंपनी का नाम? सर वो कोहिनूर फूड का भी तो देख सकते हैं। हाँ चलो देखते हैं। कोहिनूर, ये है क्या कोहिनूर फूड्स? हाँ ये देखिए सर, कभी डाउन था, अभी अचानक से आप चला गया, ठीक है, अब अचानक से गिर भी सकता है, अचानक से गिर भी सकता है, मतलब ये टू मच वोलेटिलिटी हो गया, मतलब प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम है सर, मतलब वोलेटिलिटी का मतलब अप डाउन तो है, बट अप डाउन कितना है, मतलब अब बात को समझिए। हायर द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब अगर ज्यादा ट्रेडिंग जिसमें होता है वो उतना वोलेटिलिटी कभी नहीं हो सकता। अब नॉर्मल मार्केट में नजर लगाइए थोड़ा, नॉर्मल मार्केट में देखिए, स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाइए, आलू मार्केट, प्याज मार्केट, सब मार्केट में आ जाइए, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रेगुलर बाइंग सेलिंग होता है, दाम में उसका 1 टका 2 टका 4 टका इधर उधर हो सकता है,
पर बहुत ज़्यादा फर्क कभी नहीं आएगा। जो प्रोडक्ट मार्केट में रेगुलर बेसिस में बाइंग सेलिंग होता रहता है, उसमें दाम में बहुत ज़्यादा अंतर कभी नहीं आ सकता। बट कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड नहीं रहता है या सप्लाई नहीं रहता है, तो उसमें आप देखिएगा कि जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा हाई या लो जा सकता है। कभी ऐसा होगा कि डिमांड ही नहीं है, कभी ऐसा होगा कि डिमांड बहुत स्काई रॉकेटिंग हो गया। तो ये हो गया ना सब टू मच वोलेटिलिटी। सुमित जी, क्या मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, तो ये मेन बात है। मतलब यहाँ पर मेन पॉइंट है हायर द लिक्विडिटी लेसर द वोलेटिलिटी। मतलब वोलेटिलिटी होगा नहीं ये तो नहीं बोल रहे सर, वोलेटिलिटी होगा बट वो कम रहेगा। जिसको तो कोई रेंज होता है क्या इसमें, कोई नहीं सर, प्राइस इसका रेंज होता है? नहीं, ऐसा कोई प्राइस रेंज नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई प्राइस रेंज नहीं है, कॉपी बुक कोई प्राइस रेंज नहीं होता है, बट जितना कम हो उतना अच्छा। और सर इम्पैक्ट कॉस्ट का एवरेज प्राइस पता चला सर? हाँ बोलो और एक बार। से लास्ट में सर पूछे थे कि सर कितना इम्पैक्ट कॉस्ट होने से ये माना जाता है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है, और कितना इम्पैक्ट कॉस्ट के पर्टिकुलर बार क्रॉस करने के बाद ऐसा माना जाता है कि लिक्विडिटी इसमें है ही नहीं। अच्छा, वो पैसा वाला एग्जाम्पल भी आगे आगे लेंगे क्लास में, ठीक है, आगे आगे फ्यूचर प्राइसिंग वगैरह करेंगे तो और थोड़ा सा इस सब मैटर में हेजिंग वगैरह करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये सब मैटर में और थोड़ा डिस्कशन बढ़ाएंगे, ठीक है। डोंट वरी। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है सर। तो इम्पैक्ट कॉस्ट ये इस तरह से काम करता है, बट इम्पैक्ट कॉस्ट रिलेटेड और भी एग्जांपल्स मैं आगे आगे यूज करूंगा सर, ठीक है। तो जैसे कि हम इम्पैक्ट कॉस्ट निकाले टू परचेज 100 शेयर्स ऑफ SBI, ठीक है, एक हम ऑर्डर बुक देख रहे थे SBI का, ओके, उस पे से एक 99 था, एक 1 था, तो हम उसका इम्पैक्ट कॉस्ट आया 0.007। तो मतलब क्या अच्छा है ये? सर, हाँ ये अच्छा है। तो हाँ, वही हमको जानना है सर, कितना मतलब आइडियल होने से मतलब ठीक है, माना जाता है कि लिक्विडिटी मतलब है? इसमें आपका रिस्क कम है, मतलब ये लिक्विडिटी अच्छा है इसका। मतलब अगर आप इसमें इस तरह का स्टॉक में इन्वेस्ट मतलब ट्रेड लेते हैं तो आपको मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, मतलब ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेडर हमेशा कैसा पसंद करते हैं जानते हैं? ट्रेडर के लिए सबसे पसंदीदा कॉन्सेप्ट ये रहता है, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। ट्रेडर कभी भी इस तरह का स्टॉक में ट्रेड पसंद नहीं करेगा। कोहिनूर फूड जैसा जो आपको दिख रहा है सर, ऐसा चीज में कभी भी ट्रेडर पसंद नहीं करता। ट्रेडर को ऑलवेज पसंद है निफ्टी, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक जो काफी बैलेंस वे में चलता है। मैं आपको समझाता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं अगर टाइटन को भी ले लूँ, टाइटन में ट्रेड अच्छा हो सकता है, नो इशू। ये देखिए सर, ये ट्रेडर को पसंद आएगा। अब ये मैं ऐसे रैंडमली पकड़ा, ठीक है, बट क्यों पसंद आएगा आपके मन में चल रहा है सर? क्योंकि देखिए इसमें एक रेगुलर बेसिस में ट्रेड हुआ है, ठीक है, और ट्रेडर को इस तरह का रेंज अच्छा लगता है। रेंज इन द सेंस, ये जो एक सर्टेन पीरियड छोड़ के इसका अप डाउन चला है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड में ही अगर आप देखें, ये देखिए सर, ये 2000, ये लास्ट 6 मंथ्स का ही आप देखिए आप, ठीक है, मार्केट उठा है, मार्केट गिरा है, मार्केट फिर से थोड़ा बहुत कुछ दिन साइडवेज रहा है, फिर उठा, फिर गिरा, ठीक है, फिर कुछ दिन साइडवेज, फिर उठा, फिर गिरा। सो गुड फॉर द ट्रेडर। मतलब उसका एक रेंज के अंदर, मतलब अगर एक 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 नॉर्मल वोलेटिलिटी के अंदर अगर मार्केट चले तो ट्रेडर को ठीक लगता है। जहां पर मार्केट या तो पूरा कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, पूरा कांस्टेंट चल रहा है, या फिर अचानक बढ़ गया, अचानक गिर गया, ठीक है, ऐसे स्टॉक कभी भी ट्रेडर को पसंद नहीं होगा, कभी भी पसंद नहीं होगा। जैसे मैं आपको कल दिखा रहा था ना बॉम्बे ऑक्सीजन, अब इसका चार्ट देखो, देखो सर, चार्ट देखो। अब क्या प्रेडिक्ट करोगे आप इसमें? देखो सर, गिरा तो गिर ही गया, फिर वहीं पर चल रहा है, फिर उठा बहुत दिन बाद, ठीक है, इसका पैटर्न देखो सर, ठीक है, मैं इसको अगर लाइन चार्ट पे दिखाऊं आप इसको पैटर्न बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लुक एट सर, अब ये किस तरह का कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसी चीजों में ट्रेड कैसे लोगे आप? आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है सब? हाँ सर, तो एक दिन ठीक है, प्राइस 14,000 से चला गया, 20,000 चला गया, 22,000 हाँ चला गया सर। हाँ बोलो। एक दिन जो प्राइस था, हाँ देख रहे हैं बहुत लंबा एक उछाल आया उसमें, 14,000 से 22,000 चला गया एक दिन में। हाँ वही, मतलब इस तरह का चीज में आप ट्रेड लेना मतलब अपने आप को रिस्क ज़्यादा, जो बहुत लॉन्ग ज्यादा रिस्क, पोजीशन तो नीचे भी जा सकता है, तो जो लॉन्ग पोजीशन जाएगा उसका बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। बहुत ज्यादा।
मतलब अगर आप मतलब इसका फ्यूचर में भी ट्रेड लेते हो, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, आप सोच ही नहीं सकते बस चल क्या रहा है। इसका मतलब इसके पीछे का राज बेसिकली फंडामेंटल्स होते हैं कि स्टॉक के पीछे कौन है, कौन मतलब बिजनेस क्या है इसका, ठीक है, बिजनेस में क्या हालत चल रहा है, प्रोमोटर ग्रुप जो है बिजनेस का वो किस तरह से बिजनेस को देख रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, ये सब चीजें बैकग्राउंड में काम करता है और उसी के ऊपर डिपेंड करके ना मार्केट में ट्रेडिंग भी डिपेंड करता है। तो फंडामेंटल इज द बिग थिंग। बट ठीक है, मैं भी फंडामेंटल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है, मतलब कंपनी का क्वालिटी एंड फाइनेंशियल मैटर्स पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट फिर भी अगर मैं सिंपल एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, ऐसा चीज में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं। क्यों फालतू में अपना पैसा को ऐसे कॉन्सेप्ट में लगाना है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर परचेस होता तो देख कहाँ उछाल में यहाँ आ जाता, हाँ ठीक है, लेकिन अगर यहाँ परचेस होता तो कहाँ उछल के यहाँ आ जाता। आप समझ रहे हैं सर, गड़बड़ ये हो जाता है, आप एक दिन शायद आपका किस्मत साथ दे दिया, ठीक है, पर दूसरा दिन आपका किस्मत आपको नीचे गिरा देगा। फिर ग्रीडीनेस के चक्कर में लोग पैसा गवा देता है, ठीक है, ये लोभ करना अच्छा बात नहीं है। इसीलिए जो नॉर्मल पैटर्न में चलता है अब उसके साथ चलो। जो देखो सर, ये जैसे निफ्टी का पैटर्न देखो और आप इसका पैटर्न देखो, ऑलमोस्ट सेम है ना। निफ्टी का पैटर्न, टाइटन का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम। कोहिनूर नहीं है सर, कोहिनूर का देखो। अब क्यों हो रहा है इसके पीछे का कारण ढूंढना पड़ेगा आपको, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्या बात चल रहा है इसमें कि इतना लगातार उछाल चल रहा है। ऐसे स्टॉक को हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको कोई फंडामेंटल रीजन दिख जाए, ठीक है, तो फिर अलग बात कि भाई हाँ इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं बाद में सेल कर देंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर कोई फंडामेंटल समझ नहीं आता है तो ट्रेड के लिए तो कभी अच्छा नहीं, कभी अच्छा नहीं, ना तो शॉर्टिंग के लिए और ना ही लॉन्ग के लिए। शॉर्ट भी करना चाहते हैं ना जो ट्रेड करते हैं, शॉर्टिंग के लिए भी अच्छा नहीं है, ट्रेड लॉन्ग के लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप थोड़ा सा लंबा समय के लिए 1 मंथ या फिर 1 वीक 2 वीक्स के लिए भी सोच रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर। सो ऑलवेज अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये इम्पैक्ट कॉस्ट बेसिकली आपको ये इस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। इम्पैक्ट कॉस्ट जितना कम रहेगा आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आपका, अब इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन तो आप लोगों को पता चल ही गया है, जस्ट लास्ट वीक का क्लास जिन लोगों का मिस है एक बार देख लीजिएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारा चीज देखिएगा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखो बार बार एक चीज बोल रहे थे, स्टॉक इज नॉट लिक्विड, ये बात बार बार ध्यान रखिए। इफ स्टॉक इज नॉट लिक्विड प्लेसिंग मार्केट ऑर्डर इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। जिस जो जो पर्टिकुलर स्टॉक लिक्विड नहीं है उसमें ट्रेड लेने के लिए हमेशा मना किया जाता है, ठीक है, डोंट डू दैट। कभी भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड मत लो, ऐसे स्टॉक से हमेशा अवॉइड में रहो। कुछ स्टॉक होता है 1 टका 1.5 टका का, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, एकदम छोटा छोटा स्टॉक 1 टका 1.5 टका दाम होता है, उसका भी हालत ऐसा ही होगा। और कोई अगर आपको मिल जाए आप मुझे बताइएगा थोड़ा नाम, ठीक है। सो वेरी बहुत ही छोटा मोटा दाम होता है, 1 रुपी 2 रुपी। अब देखो एक याद आया, मैं देखता हूँ मिल जाता तो, फ्यूचर का, फ्यूचर रिटेल, देखिए सर, ये देख रहे हैं आप लोगों को, फ्यूचर रिटेल दिखाई दे रहा है ना सर। फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार का कंपनी सर। अब देखो आप लोगों को पता है ना बिग बाजार का क्या फंडामेंटल हुआ है अभी। हाँ सर, रिलायंस खरीदा। रिलायंस खरीदा है लेकिन फिर भी केस पेंडिंग है, और रिलायंस के साथ भी झमेला हो गया। ये तो मैं, अच्छा खासा चल रहा था सर, बिग बाजार, पेंटालून्स, फ्यूचर ग्रुप तो बहुत अच्छा कंपनी था सर। सर वही तो खेल है, यही क्या चीज कर मैं उस दिया दिन, बेकार का। यही बात मैं उस दिन इसके क्लास में बता रहा था, फाइनेंस के क्लास में बता रहा था कि क्या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है, कि क्या गड़बड़ कर दिया। ये देखो अगर आप न्यूज़ के ध्यान दोगे, ये देखो अमेजन प्ली, ये रिसेंट खबर है, ठीक है, अमेजन प्ली अगेंस्ट फ्यूचर रिजेक्टेड एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल गिव्स रिटेल जायंट 45 डेज टू पे 200 करोड़। अब अमेजन बिग बाजार और रिलायंस के बीच में जो केस बना है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें अभी बहुत सारा पेंडिंग केस चल रहा है, ठीक है। रीओपनिंग फ्यूचर स्टॉक्स और वर्क इन प्रोग्रेस फॉर रिलायंस रिटेल, ठीक है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हो गया, रिलायंस ले लिया था बट फिर से बिग बाजार ने बोला नहीं मुझे रिलायंस को नहीं देना है, मेरे को लिक्विडेशन पे जाना है।
मतलब ये बहुत ही बड़ा एक अलग बात है जो मैं लॉ में बात करता हूँ सर। इसके लिए मेरा लॉ का क्लासेस होता है जहाँ पर मैं कंपनी लॉ या फिर इकोनॉमी लॉ बोल के दो लॉ होता है जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीए फाइनल या सीएमए फाइनल में पढ़ा जाता है। इसमें एक होता है आपका इकोनॉमी लॉ, ठीक है, और दूसरा होता है आपका, जैसे आज ही है इकोनॉमी लॉ का क्लास आप लोगों के क्लास के बाद, ठीक है, और दूसरा होता है कंपनी लॉ। उसमें इसका मुझे केस स्टडीज करना पड़ता है कि क्या चल रहा है सर, एनसीएलटी का क्या हुआ, सिंगापुर ट्राइब्यूनल या ट्राइब्यूनल का क्या होता है, ठीक है, आर्बिट्रेशन पिटिशन में क्या हुआ था, ठीक है, सिंगापुर में गया था बिग बाजार रिलायंस, ठीक है, बिग बाजार एंड अमेजन, ठीक है, फिर वहां पर जो भी केस हुआ उसके बेसिस में फिर वो लोग नहीं माना, मतलब बेसिकली बिग बाजार नहीं माना, अमेजन जीत गया था सिंगापुर में, लेकिन सिंगापुर का जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन है वो बिग बाजार ने नहीं माना, मतलब फ्यूचर एयरटेल ने, फिर वो इंडिया में आके फिर से स्टार्ट किया। इसके ऊपर केस स्टडीज है मेरा, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है, कि इसका क्या चक्कर क्या चला था, लेकिन फिर से पेंडिंग हो गया। मैं सब कोई सोच रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो छोड़ो, अभी बिग बाजार फ्यूचर रिटेल बोल रहे हैं मुझे लिक्विडेट करना है, मतलब कंपनी को टोटल बंद कर देना है, ठीक है। बेसिकली मेन प्रॉब्लम सर, जैसे कि पूछा आपने, मेन प्रॉब्लम है इसका, मतलब ये ना वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाया, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मतलब बिजनेस में पैसा होने से ही नहीं होता, पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग थिंग सर। कितना बड़ा स्टोर खरीदा, कितना बड़ा स्टोर भाड़ा लिया, इससे भी बड़ा बात है सर। मतलब एक बात कहा जाता है सर, आप सुने होंगे, बड़ा ही सिंपल सा कहावत है, हिंदी में भी कहते हैं, हिंदी में ही कहते हैं, बोलते हैं कि पैर उतना फैलाओ जितना कि चद्दर, ऐसा कुछ कहा जाता है ना सर। हाँ सर। पैर उतना फैलाओ जितना कि चद्दर। तो बस प्रॉब्लम ऐसा ही है कि इसका प्रॉब्लम ये हो गया, एक सेकंड सर, ठीक है, कि ये अपने आप को ना मैनेज नहीं कर पाया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लिया, जहाँ जहाँ उनको इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए था वहाँ इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया, जहाँ कम करना चाहिए था वहाँ ज़्यादा कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि बिग बाजार को इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। इसका बिग बाजार का इलेक्ट्रॉनिक्स कौन खरीदता था? मुझे तो नहीं दिखता था, बहुत कम लोग खरीदता था कंपेरेटिवली। जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता था बिग बाजार का, फूड बाजार सही था, फूड बाजार सही था, और किसी किसी जगह में फैशन भी सही था, हर जगह में फैशन सही नहीं था, और थोड़ा सा वर्किंग लेवल में भी प्रॉब्लम था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में भी। तो सब कुछ मिला जुला के ना, इतना अच्छा सक्सेसफुल अचीव करने के बाद भी कहीं ना कहीं, और कोरोना पीरियड में और थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया। ये रोशनी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक सेकंड रुको सर। तो कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। 2 मिनट ट्राई कर लेता हूँ सर इसको। ठीक है चलो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। अब देखो, अगर आप लोगों को फिर भी पता है कि बिग बाजार में क्या प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे लोग तो फ्यूचर रिटेल के बारे में जानता भी नहीं है कि उसका हुआ क्या है, किसी किसी को तो ये भी नहीं पता कि बिग बाजार और फ्यूचर रिटेल सेम है, ठीक है, लेकिन ट्रेड करने आ जाता है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा, स्टॉक मार्केट में है बट बिग बाजार का जो मेन ब्रांड नेम है पता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर अब अगर बिना बैकग्राउंड जान के, अगर आप बिना बैकग्राउंड जान के काम करने जाओगे तो देखो सर, अब इसमें क्या ट्रेड लोगे आप? इतना दिन फिर भी थोड़ा बहुत, इतना दिन फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा था, जब तक केस चल रहा था। अब जैसे ही केस खत्म हुआ, देखो अभी 6.90 में आके रुका, तो मोस्ट प्रॉब्लली ये अभी लिक्विडेशन की तरफ बढ़ रहा है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, टोटल कंफ्यूजन। अगर हाँ, कल अगर ऐसा होता है, कल अगर ऐसा होता है कि बता देगी बिग बाजार रिलायंस टेक ओवर कर लेगा, तो फिर से इसमें ग्रोथ दिख जाएगा। अगर, लेकिन उसके लिए एनसीएलटी का फाइनलाइजेशन आना चाहिए, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का
फाइनलाइजेशन आना चाहिए। वो फाइनल रिपोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट भी बता देगा, तो जाके कुछ हो सकता है, तब ये स्टॉक में ग्रोथ आ जाएगा। लेकिन उसके लिए फाइनल लॉ का रिपोर्ट देखना पड़ेगा कि लीगलिटी क्या हो रहा है। जैसे रिसेंटली और एक हुआ जेट एयरवेज, एक एक करके याद आ रहा है सर, हमेशा याद नहीं रहता है। जेट एयरवेज का फ्लाइट स्टार्ट हुआ है ना सर, देखा आप लोगों ने? जेट एयरवेज 2019 से बंद पड़ा था। बंद पड़ा था मतलब क्या, कंपनी बंद हो गया था? कंपनी बंद नहीं हुआ था सर, कंपनी बंद नहीं हुआ था। कंपनी अपना ऑपरेशन को बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसे बोला जाता है ना हिंदी में, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ठीक है, ऐसा हालत हो जा रहा था। तो इस हालत में जेट एयरवेज काफी दिन 2 साल लगातार बंद रखा था। फिर से अपना उड़ान भरने का सोचा, और ये देखो सर, ये जब से बात चल रहा था, जब से बात मार्केट में आया कि हाँ जेट एयरवेज फिर से अपना उड़ान भरेगा, जैसे ये बात मार्केट में फैल गया, ये देखो काफी दिन तक फ्लैट चल रहा था। ठीक है, काफी दिनों तक फ्लैट चल रहा था। 2019 में देखो, ये देखो सर, टोटली देखो ट्रेड लेना भी बंद हो गया था। देख पा रहे हैं साहब, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? 2021 2019 का हालत देखो, देखो देखो सर। ठीक है, 2019 के बाद से इसका कोई डेटा ही नहीं है, क्योंकि कंपनी पूरा सर तो ये ऑपरेशन बंद कर ऊपर दिया। जा रहा है तो मतलब उस इनसाइड प्रमोटर ही खरीदते होंगे ना। हाँ, वो इनसाइड में कि कभी कोई इन्वेस्टमेंट आता है कंपनी पे, ठीक है, जेट एयरवेज में किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई कभी कुछ पैसा आ गया, कैपिटल फ्लो हो गया, तो मार्केट में इसका शेयर होल्डिंग थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसके रीजन ये आप दिखता है। ठीक है, अब ऐसे चीजों से बच के रहना चाहिए। इसका वोलाटिलिटी समझ पा रहे हैं ना, जैसे जैसे ये मार्केट में किसी इन्वेस्टमेंट लिया तो उसमें शेयर में थोड़ा सा ग्रोथ दिख गया। पर देखो अब ऐसे चीजों में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। तो बच के रहना सर। ठीक है। ठीक है चलो, तो सर वाई ट्रेडिंग निफ्टी मेक सेंस। अब आपको मैं फ्यूचर ट्रेड में वापस लेके आ जाता हूँ कि निफ्टी में ट्रेड करना क्यों सेंस में आता है, अब क्यों एक सटीक काम माना जाता है। एज यू नो द निफ्टी इंडेक्स इज ए बास्केट ऑफ 50 स्टॉक्स, है ना? अगर आप एनएससी में जाके सर्च करोगे तो आपको पूरा पूरा लंबा लिस्ट दिख जाएगा। निफ्टी 50 बोलने से ही आप जस्ट गूगल में लिखो, निफ्टी 50 दिखा देगा आपको, एनएससी में लेके जाएगा, और एनएससी के साइट में आपको निफ्टी 50 का करंट निफ्टी 50 दिखाई देगा। अगर आप नेक्स्ट निफ्टी 50 जो हो सकता है उसका भी आइडिया लेना चाहते हो, वो भी देख सकते हो। ठीक है, निफ्टी रिलेटेड बहुत सारा पैरामीटर आपको इधर नजर आ रहा है। तो ये लंबा लिस्ट है निफ्टी का। करंट मार्केट थोड़ा सा ग्रोथ दे रहा है, काफी सारा पॉजिटिव है। देखो सर, एक चीज देखो, मार्केट जब पॉजिटिव रहता है, जैसे आज मार्केट पॉजिटिव है, कल से ही पॉजिटिव है ना सुमित जी? कल से ही मार्केट थोड़ा बुलिश मोड पे है। कल तो सर डाउन था बहुत। थोड़ा देर के लिए डाउन था। कल सर मार्केट कल डाउन बहुत था। डाउन। हाँ। आज पॉजिटिव है क्या फिर? हाँ, थोड़ा आज पॉजिटिव दिख रहा आज पॉजिटिव है, आज पॉजिटिव है, ये देखिए। कल कल मार्केट, ये कल है ना? नहीं सर, कल तो पॉजिटिव क्लोज हुआ। 15,700 में, 15,700 में ओपन हुआ था, 15,796 में क्लोज हुआ। ये कल बता रहा हूँ। मार्केट मतलब कल के हिसाब से बात बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कल मार्केट जिसमें ओपन हुआ था उसके हिसाब से पॉजिटिवली क्लोज हुआ है। उससे पहले दिन अगर 28 को भी देखो, 28 को भी मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ था। मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ था इस दिन। ठीक है, ये थोड़ा सेटलमेंट के बाद थोड़ा इसलिए डाउन स्टार्ट हुआ था। और ये देखो, ये आज का मार्केट है।
ठीक है, जो आज मार्केट अभी तक हुआ है, आज तक 30 तारीख है ना, 30, ठीक है, आज मार्केट देखो पॉजिटिव गया है। अब ये चीज आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि जब मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, अब इसमें आप निफ्टी 50 को थोड़ा नजर करो, एनएससी में ही आप थोड़ा नजर करो। अब देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम निफ्टी 50 का स्टॉक है, ये वाला चेंज देखो, ऐसे बहुत सारा पैरामीटर है सब पे, मतलब ये ओपन हाई लो क्लोज को छोड़ो अभी, जस्ट अब ये चेंज को देखो, ग्रीन जोन में है कि नहीं ईशा? हाँ सर। है ना? अब आप देखो, हाँ कितना देर तक ग्रीन जोन में है, और रेड जोन में कितना स्टॉक है वो भी देखो सर। आउट ऑफ 50 स्टॉक, आउट ऑफ 50 स्टॉक रेड में है इतना, काउंट करो कितना रेड में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 स्टॉक रेड में है, लेकिन 30 स्टॉक पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मेजोरिटी पॉजिटिव है ना? मेजोरिटी पॉजिटिव तो निफ्टी भी पॉजिटिव। अगर मेजोरिटी नेगेटिव होता तो निफ्टी भी नेगेटिव होता। यहाँ पर मेजोरिटी एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, एनटीपीसी, ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, मारुति, इन्फोसिस, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, कोटक बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट्स, इस सब में जो ट्रेड चल रहा है या बाइंग सेलिंग चल रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब मिला जुला के सबका इफेक्ट मार्केट में आता है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, ग्रासिम, हीरो मोटो, टीसीएस, बजाज ऑटो, ये सब पॉजिटिव रहा है आज। लेकिन नेगेटिव में कौन रहा है? जैसे सिप्ला, ठीक है, दवाई बनाता है सर, सिप्ला बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स है, यूपीएल, श्रीराम सीमेंट, श्री सीमेंट्स, ठीक है, ओएनजीसी, कोल इंडिया, आइशर मोटर, हिंदाल्को, भारती एयरटेल, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, टाइटन, अल्ट्रा सीमेंट, ठीक है, बजाज फिनसर्व, डीबीज लैब, महिंद्रा महिंद्रा, टेक महिंद्रा, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, ठीक है। तो कुछ ज्यादातर यहाँ पर मेरे को फार्मेसी दिखा, कुछ फाइनेंस का कंपनी दिखा, ठीक है। तो इसमें आज का जो ट्रेडिंग पॉइंट है वो नेगेटिव रहा है, ठीक है। अब इसका, अब ये दिन के एंड पे और थोड़ा चेंज हो सकता है, ये तो बस अभी का रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब पॉइंट इज दैट कि जिसमें नेगेटिव हुआ है उसके कारण देखो मार्केट में एक 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 बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं है। जिस दिन मार्केट बहुत हाई ग्रोथ दिखेगा इसका मतलब मैक्सिमम निफ्टी 50 स्टॉक में लोग पॉजिटिव रहा है, तो निफ्टी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जिस दिन मैक्सिमम निफ्टी 50 नेगेटिव रहेगा उस दिन निफ्टी 50 गिर जाता है। ये खेल देखने को मिलता है। सर चेंज कैसे निकाला है सर? कौन सा चेंज सर? जो ग्राफ दिखा रहे थे आप अभी इसका? हाँ जी, हाँ ऊपर है एक बार। हाँ ये चेंज निकाला सर, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वाले के चेंज लिखा है ना, हाँ हाँ हाँ। 47.3, ये निकाला कैसे, कंप्यूट कैसे किया? ये सर ये तो परसेंटेज के हिसाब से कि लास्ट दिन क्या था, लास्ट दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या था और आज का अभी तक का चेंज कितना अच्छा, आ रहा है। लो माइनस एलटीपी, यही तो हाँ ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस। अच्छा ये मैं ठीक बता दूंगा, ये बेसिक बेसिक का मैटर है, बहुत सिंपल है। ठीक। ठीक है, मतलब लास्ट दिन के हिसाब से कितना परसेंटेज आज बढ़ा है या घटा है। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पर एक परसेंटेज दिख रहा है 0.30%, पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो 33.65, बाकी अप एंड डाउन चल रहा है मार्केट। ये 0.21% जो दिख रहा है ये बेसिकली मतलब कल के हिसाब से जो मार्केट आज ओपन हो के जो जितना पॉजिटिव रहा है वो 0.21% पॉजिटिव रहा है, ठीक है, जिसमें 33 पॉइंट्स मार्केट अपवर्ड गया। अगर ये 33 पॉइंट नीचे जाता तो 0.21 नेगेटिव देखा था, इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पर सारा परसेंटेज को ऐड करके ये आ जाएगा, मतलब ये जितना वेटेज हमें इंडेक्स में बताऊंगा, ठीक है, ये जब हम लोग इंडेक्स कॉन्स्ट्रक्शन सीखेंगे ना तो उसमें हम लोग को ये सब मैटर में बात करने का थोड़ा मौका मिलेगा, ठीक है, सो डोंट वरी। अच्छा, तो फिर अब आपको समझ में आ रहा है ना सर कि निफ्टी में ट्रेड करने से क्या सुविधा मिलता है? सुविधा ये मिलता है कि ये बहुत डाइवर्सिफाइड है, सबसे बड़ा बात। निफ्टी इज ए गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रॉडर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया। मतलब अगर आप निफ्टी में ट्रेड लेते हो इसका मतलब बेसिकली आप इंडियन इकोनॉमी में ट्रेड लेते हो। सर ये क्या बात हुआ, निफ्टी में ट्रेड लेना मतलब इंडियन इकोनॉमी में ट्रेड लेना? हाँ देखो, इसमें एक तरह का कंपनी तो नहीं है, इसमें फार्मेसी है, बैंक है, कंज्यूमर गुड्स है, स्टील है, मतलब आपका क्या बोलते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है,
आईटी है, आपको क्या नहीं मिलेगा इसको, मतलब आपको आईटी मिल जाएगा, आपको दवाई मिल जाएगा, आपको बैंक मिल जाएगा, आपको ऑटो मिल जाएगा। तो सभी चीज़ों का मिला जुला के ही तो एक मोटा मोटी बनता है ना सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, किसी एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये डिफरेंट इंडस्ट्री का मैटर, डिफरेंट इंडस्ट्री का मैटर, दिस इज नॉट अ वन इंडस्ट्री, दिस इज डिफरेंट इंडस्ट्री। तो काफी डाइवर्सिफाइड हो गया। हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मार्केट खराब जा सकता है, बट एक साथ सभी इंडस्ट्री का मार्केट खराब नहीं जाएगा। हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है? एक साथ सारा इंडस्ट्री का निफ्टी 50 में भी ट्रेड करने के लिए हम लोग को तो एक मार्जिन अमाउंट भी तो डालना पड़ता है ना। हाँ वो तो डालना पड़ेगा सर, निफ्टी 50 ट्रेड के लिए आपको मार्जिन जमा करना पड़ेगा, ठीक है, मार्जिन तो जमा करना पड़ेगा सर, बट इट्स अ वेरी सेफ जोन सर, वेरी सेफ जोन, ठीक है। मतलब बाकी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेने से निफ्टी 50 में ट्रेड लेना ज़्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है। अभी जिन लोगों का पैसा थोड़ा कम है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा भी वो इंडिविजुअल स्टॉक में ही ट्रेड करे, ठीक है। जैसे पर पैसा धीरे धीरे बढ़ जाएगा और जब आप कंपनी में काम करोगे आप देखोगे ज़्यादातर लोग निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे हैं, और आप निफ्टी में अपने क्लाइंट को ट्रेड करा के अच्छा खासा इंसेंटिव कर खुद भी कमा सकते हैं सर। मतलब बेसिकली क्लाइंट को फायदा कराओ, क्लाइंट बार बार पैसा लगाएगा, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, सिंपल बात है। ब्रोकिंग फार्म ऐसे चलता है, लाइक मोतीलाल, लाइक आईसीआईसीआई, लाइक एचडीएफसी, ठीक है, जो भी ब्रोकिंग फार्म है हमारे देश में बड़े बड़े, रेलिगेयर, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिकली प्रॉफिटेबल ट्रेड करा के ही क्लाइंट को अपने पास रखता है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड कराओगे तो आपका गुडविल बढ़ेगा, आप एज ए इंडिविजुअल एडवाइजर आप काफ़ी नाम कमाओगे। लेकिन इसके लिए बहुत लोग सर मैंने देखा बिना नॉलेज का पहुंच जाता है, हो सकता है थोड़ा रिच लोगों से कनेक्शन है, लोगों का पैसा डुबा देता है जानबूझ के, सीखने का कोई इच्छा नहीं है। ब्रोकिंग फार्म का क्या है, पैसा देने से ही वो ब्रोकिंग करता है, ठीक है, फिर वो ज़्यादातर लोग छोड़ देता है, और उसमें क्या होता है ना, गुडविल भी खराब होता है, बहुत सारा ब्रोकिंग फार्म दिन दिन बंद भी हो रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि टिकेगा वही जो कस्टमर को हमेशा एक रेस्पेक्ट के साथ देखेगा, सबका पैसे का कदर करेगा। लेकिन सर मार्केट थोड़ा सा अलग ही चलता है, मतलब बहुत कम आज के डेट में बहुत सारा कम कंपनी है जो कस्टमर का ख्याल रखता है, ठीक है, क्लाइंट का ख्याल रखने वाला कंपनी बहुत कम हो गया है। वो सब आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ ऐसे ही, लेकिन जैसे जैसे आप लोग भी आओगे ना मार्केट में रेगुलर बेसिस में, आपको समझ में आएगा कि मार्केट फील्ड में ना डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन ठीक है सर, आप सही रास्ते पे चलोगे ना तो कोई आपको रोकेगा नहीं। ऐसे दुनिया में तो हर लोग बेकार रास्ते में ही चलता है, क्योंकि आप भी बेकार रास्ते में चले जाओगे, आप सही के रास्ते पे चलो, अच्छाई के रास्ते पे चलो, आप ऊंचाई तक पहुंचोगे। लेकिन वो एक होता है शॉर्टकट रीच होने का रास्ता, शॉर्टकट भी रीच हो सकता है सर इंसान, लेकिन शॉर्टकट रास्ते में बहुत मुश्किल भी आता है बाद में। छोड़ो सर, आगे बताते हैं। So the naturally means if the general economic activity is going up, अगर जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में अप लेवल में जाता है और एटलीस्ट एक्सपेक्टेड टू गो अप, देन निफ्टी वैल्यू आल्सो गोज अप एंड वाइस वर्सा। अगर जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर टाइम पे नेगेटिव जा रहा है तो मार्केट भी नेगेटिव जाएगा। दिस आल्सो मेक्स ट्रेडिंग निफ्टी फ्यूचर्स अ मच बेटर चॉइस एज कंपेयर टू सिंगल स्टॉक। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस, जैसे कि इट इज डाइवर्सिफाइड। फर्स्ट मैटर ये है कि डाइवर्सिफाइड है, और डाइवर्सिफाई कैसे है मैं आपको ऑलरेडी समझाया। At times taking a directional call on a single stock, सपोज आप सिर्फ और सिर्फ टाइटन में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप जेट में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, ओनली किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर डे में एयरलाइंस इंडस्ट्री में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आया, मार्केट का इमोशंस नहीं आया, तो क्या होगा, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आया तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस जस्ट से डिसाइड टू बाय इन्फोसिस लिमिटेड विद होप दैट द क्वार्टरली रिजल्ट्स वुड बी गुड। मैंने ये सोचा कि इन्फोसिस का क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छा निकलेगा, प्रॉफिटेबल होगा, तो ट्रेड लेते हैं, बाय लेते हैं, और अच्छा होगा तो प्रॉफिट आएगा। इन केस द रिजल्ट डोंट इम्प्रेस द मार्केट, लेकिन अगर ये रिजल्ट मार्केट को इम्प्रेस नहीं करता है तो ऐसे रेगुलर बेसिस में हर क्वार्टर में मार्केट में न्यूज आता है, हर क्वार्टर में किसी ना किसी कंपनी का मार्केट में न्यूज आता है, ठीक है। जैसे इन्फोसिस का बोला, मैं आपको इन्फोसिस का ही दिखाता हूँ, जस्ट लिखो इन्फोसिस क्वार्टर रिजल्ट्स, रिलायंस क्वार्टर रिजल्ट्स, जैसे देखोगे दिख जाएगा। इन्फोसिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज 23% to
32,276 crore in the fourth quarter as against 23,611 crore a year ago. मतलब एक साल पहले जो था उससे ज्यादा अच्छा हुआ है. Bloomberg consensus estimate expected Infosys to post net profit 5,961 crore while revenues were seen 32,709 crore for the March quarter. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट अप हुआ है 12%, जो लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें देखना ये पड़ता है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसा है. ठीक है, लास्ट ईयर का सिचुएशंस क्या था, अभी का सिचुएशंस क्या है, मतलब यहाँ पर फंडामेंटल भी बैकग्राउंड में काम करता है सर. तो फंडामेंटल बैकग्राउंड में काम करता है तो उसके बेसिस में ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में नजर आता है. ठीक है, तो ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होता है सर. ठीक है, बिना फंडामेंटल का तो कुछ नहीं है. मतलब सिंपल बात है ना सर, कि बैकग्राउंड में फंडा क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में फंडा क्या चल रहा है, क्यों स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है. तो मूवमेंट आएगा तभी ना ट्रेड लेके मजा आएगा, है ना सर. किसी स्टॉक में मूवमेंट आएगा तभी आप बाई करोगे, है ना, और तब बाई करना जब स्ट्रेंथ नजर आता है. ये तो टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, बाई स्ट्रेंथ और सेल तब कर दो जब आपको वीकनेस नजर आता है, जब आपको वीकनेस नजर आता है ना. वीकनेस नजर आए तो सेल कर दो और स्ट्रेंथ नजर आए तो बाई कर लो. अब ये खेल आपको बैकग्राउंड के साथ नजर आता है. अगर आप स्टॉक का फंडामेंटल्स के साथ हमेशा कनेक्ट रहोगे तो आपको हमेशा अच्छा रहेगा. तो क्या बात करता है सर, निफ्टी फ्यूचर ऑन द अदर हैंड हैज अ डाइवर्स. अच्छा, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मार्केट को बाई चांस इन्फोसिस का मार्केट मतलब जो रिजल्ट आता है, जो मार्केट को तो बाद में पता चलता है सर, तो मार्केट में जैसे ही वो खबर फैलता है, एक्सपेक्टेशन से पहले ही ना मार्केट थोड़ा सा ना उछलना चालू करता है. एक्सपेक्टेशन से ही, रिजल्ट नहीं आता है उसके पहले से ही मार्केट उछलना चालू कर देता है. ऐसा हर स्टॉक के केस में होता है. इवन आपको आप लोग कभी बजट ख्याल किए हो सर, गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट आता है, गवर्नमेंट का एनुअल एनुअल बजट जब आता है उसका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहता है सर. जैसे अगर आप 2022 का फरवरी जनवरी के एंड के देखो, जनवरी के एंड में बजट आता है सर. ये देखो सर, जनवरी के एंड पे देखो सर, मैं ऑलमोस्ट नीचे आ गया है ना, 25 जनवरी में आ गया है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्या रे सर थोड़ा सा इसके पहले आप क्या बता रहे थे, मेरा माइक ही ऑन नहीं हो रहा था. कुछ सुनाई नहीं दिया था. नहीं. मैंने बस इतना बताया कि गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट आता है, एनुअल बजट के बारे में सुनते हो ना, हर साल गवर्नमेंट बजट लाता है. सर. तो जब भी दो मतलब एक एनुअल बजट आता है जब एवरी ईयर वोट मतलब बेसिकली नॉर्मल 5 ईयर प्लानिंग के हिसाब से बजट आता है फाइनेंशियल ईयर में. और सिमिलरली जब गवर्नमेंट चेंज होता है या फिर वोट रिजल्ट्स आके न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होता है, भले वो मतलब पुराना पार्टी रहे या फिर न्यू पार्टी आए. ठीक है, जैसे मोदी जी जब 2014 में आया था, 2014 में जब मोदी जी आया था, मार्केट भयंकर बूम हुआ था. इवन 2019 में भी मार्केट बहुत बूम हुआ था. जस्ट बीजेपी आएगा इस सोच से, मोदी जी से मैटर नहीं है. एक मेजोरिटी गवर्नमेंट हो, मार्केट को ये हमेशा पसंद है. मेजोरिटी गवर्नमेंट मार्केट को ऑलवेज पसंद आता है सर. क्यों जानते हो? वन पार्टी वन रूल हो जाता है सर. यस सर, वन पार्टी वन रूल में डिसीजन मेकिंग होता है, इजी होता है और इसमें मार्केट को कॉन्फिडेंस आता है. 10 पार्टी मिला जुला के सरकार बनाएगा, ये हाँ बोलेगा वो ना बोलेगा, मार्केट को ये बात अच्छा नहीं लगता. भले कांग्रेस आए तो कांग्रेस बना ले, बीजेपी आए तो बीजेपी बना ले, एक खिचड़ी पार्टी अच्छा नहीं होता है सर, मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता. ठीक है, तो ये देखो सर, ये रिसेंटली जो बजट आया था, इस बजट में अगर आप नजर डालोगे, ये देखो बजट आने के पहले मार्केट थोड़ा सा शाइन देना चालू कर देता है. देख रहे हैं सर, कैंडल्स भी देख पा रहे हो आप, ऐसा ऐसा कैंडल्स बन रहा है. ये क्या बना है? डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ है, बना ना हैमर. देखो फिर धीरे धीरे मार्केट अप हुआ है. हाँ, थोड़ा सा ही अप हुआ है, ज्यादा नहीं. नहीं थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा अप हुआ है सर. कहाँ थोड़ा सा, देखो अगला 3-4 दिन तक मार्केट आप ही गया है. फरवरी स्टार्टिंग तक 16,000 मतलब ट्रेड के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट था. अगर किसी ने यहाँ पर भी लिया है, 17,900 17,093 से अगर यहाँ भी जाके सेल किया है तो 17,774, 700-800 पॉइंट का डिफरेंस है.
क्या बात करते हो सर? 700-800 पॉइंट, काफी अच्छा ट्रेड सेटअप था, मतलब 5-7 दिन में हुआ है ये, ठीक है। तो इसके पीछे ये बजट का बैकग्राउंड था कि कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा, ये सोच से, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगा मार्केट को, जानते हो। इसलिए, और फार्दर आप नहीं गया, इसलिए देखो फिर नीचे आ गया। जैसा पॉजिटिव सोचा था वैसा पॉजिटिव नहीं लगा मार्केट को। तो मार्केट तो सर एक्सपेक्टेशन से चलता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन से चलता है, एक्सपेक्टेशन से वो यहाँ पर ये उसके लिए स्ट्रेंथ का जगह बनता है, ठीक है। इसलिए इसको बाय स्ट्रेंथ कहा जाता है। अगर आपको स्ट्रेंथ नजर आता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है सर, ठीक है। गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सब मैटर करता है। पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन बजट जैसे ही आ गया उसके बाद मार्केट को अच्छा नहीं लगा, नीचे आ गया। तो बाय स्ट्रेंथ, सेल वीकनेस इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना इन मार्केट, ठीक है, वेरी कॉमन फेनोमेना। टेक्निकल इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो सर निफ्टी फ्यूचर्स ऑन द अदर हैंड हैज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 50 स्टॉक्स, मतलब इन्फोसिस अगर एज पर एक्सपेक्टेशन ना भी हो, एटलीस्ट 50, निफ्टी का जो 50 स्टॉक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेज कर लेगा। As it is a portfolio of stocks, the movement of the index does not really depend on single stock. Of course, occasionally a few stocks can influence Nifty to some extent. कभी-कभी कोई स्टॉक ना अकेला ही निफ्टी को मूव करा सकता है, कुछ स्टॉक में ऐसा दम आ जाता है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट, बट नॉट एन एवरीडे बेसिस। कभी-कभी वो अकेला ही मार्केट को आगे लेके जाता है, बट नॉट ऑलवेज। In other words, when you trade Nifty futures, you completely eliminate unsystematic risk and deal with only systematic risk. I know these are new jargons, systematic, unsystematic. आगे बात करूंगा, ठीक है, डिटेल्स में कि सिस्टमेटिक रिस्क क्या है जो निफ्टी में आपको मिलेगा, जो आपको सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक में सिस्टमेटिक चीजें नहीं मिलेगा, वहां पर आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क देखने को मिलता है ट्रेड के लिए सर। दिस इज अबाउट ट्रेडिंग, इसको इन्वेस्टमेंट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइटन इन्वेस्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग। दूसरा बात, निफ्टी को मैनिपुलेट करना हार्ड है, बिकॉज जैसे देखो, द मूवमेंट ऑफ निफ्टी इज रेस्पॉन्स टू द कलेक्टिव मूवमेंट इन द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मैं इंडेक्स में आपको समझाऊंगा कि कैपिटलाइजेशन के बेसिस में इंडेक्स कैसे बनता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। तो वहां पर मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से इंडेक्स को बिल्डअप करता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट करेंटली इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना अच्छा होता है वो निफ्टी 50 में जगह बना पाता है। Hence, there is virtually no scope to manipulate the Nifty index. अब आपको समझ में आ रहा होगा सर निफ्टी इंडेक्स को मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। जैसे इंडिविजुअल स्टॉक को किया जा सकता है, जैसे सत्यम, DHCL, भूषण स्टील ऐसे स्टॉक में हुआ था, ऐसा और भी आजकल चल रहा है, जैसे बॉम्बे ऑक्सीजन का कल बता रहा था। सत्यम कंप्यूटर्स, पता है आप लोगों को सत्यम में क्या हुआ था? इसको सत्यम स्कैंडल कहा जाता है। सुमित जी को पता है? हाँ 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 सर, सत्यम मुझे तो पता है, 2008 में हुआ था ना सर। हाँ, क्या हुआ था बोलिए तो? तो सर कुछ मतलब याद नहीं है, लेकिन कुछ स्कैम हुआ था, याद है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मतलब कोई राजू बोले कुछ था, वही कुछ किया हाँ है सर, उसका। थैंक यू सर, वेरी गुड सर, आपको याद है हल्का हल्का। रामलिंगम राजू, भाई रज्जू, रामलिंगम रज्जू, ठीक है, ये है 7 जनवरी 2009 चेयरमैन ऑफ सत्यम। सत्यम कंप्यूटर्स कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं था। TCS जैसे आज है ना, TCS, इन्फोसिस जैसे बड़े IT कंपनी था। बाद में सत्यम को टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया, लेकिन सत्यम खत्म हो गया। सत्यम ने क्या किया था सर? एक्वायर मतलब ले लेना ना? हाँ, एक्वायर मतलब ले लेना। सर अभी जैसे ब्लिंकिट और जोमेटो का भी कुछ चल रहा है ना? यस यस यस, यू आर राइट सर। ब्लिंकिट को जोमेटो एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड फंडामेंटल्स है। अब यहाँ पर देखिए स्कैम किया क्या था सत्यम कंप्यूटर्स ने, मतलब इसका जो ओनर था, चेयरमैन था रामलिंगम राजू, resigned confessing that he had manipulated the accounts of rupees 7,000 crore in several forms. The global corporate community was said to be shocked and scandalized. In February 2009, the CBI took over the case and filed 3 partial charge sheets. अभी रामलिंगम राजू अभी भी जेल में हैं,
इसमें मेनली फ्रॉड सिर्फ राजू ने नहीं किया था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स था ये लोग भी साथ में था। इसमें एक बड़ा फर्म है पीडब्ल्यूसी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पीडब्ल्यूसी को बाद में 2 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था इंडिया में ऑडिट के काम से। बिग ब्रांड बट प्रॉब्लम में आ गया था सर, बेसिकली सीए के कारण। जो सीए राजू जी के साथ मैनिपुलेशन किया था। क्या किया था जानते हो? ये मैं नॉर्मली ऑडिट के क्लास में बताता हूँ, मतलब डिटेल्स केस होता है सर, बिकॉज ये ऑडिटर का मैटर है ना, कि ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसीलिए देखना सर, जो लोग इन्वेस्टमेंट करता है ऑडिट रिपोर्ट चाहता है, तो ऑडिट रिपोर्ट देख के लोगों को भरोसा आता है, और अगर ऑडिटर ही स्कैम कर दे तो भरोसा का क्या होगा? वो तो अच्छा है कि बाद में सीबीआई को पता चल गया था, बेसिकली सेबी को पता चल गया था, सेबी का भी अलग से होता है इंटेलिजेंस का, उनको पता चल गया था। ये देखो, द इंडियन आर्म ऑफ पीडब्ल्यूसी वाज फाइंड 6 million बाय द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से तरफ से भी, बिकॉज पीडब्ल्यूसी इंटरनेशनल भी है ना, और हमारा सेबी। इन्होंने प्रॉफिट कुक कर दिया था सर, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ में। मतलब बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ नहीं था, बट इन्हें प्रॉफिट कुक कर दिया था। मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है ना, पीएल अकाउंट में बेसिकली नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाया था। सर क्यों? सर प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा फंडामेंटली, कि वाह कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो इसमें ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अंडरस्टैंड है सर? सर यूजुअली तो सब तो अपना नेट प्रॉफिट कम दिखाता है ना। सर वो जो टैक्स कम करना चाहता है, बट हाँ। मार्केट के केस में अलग है। अच्छा। प्रॉफिट कम करने के पीछे जो सोच होता है वो टैक्स कम करना, जो आम आदमी सोचता है। हाँ। कंपनीज के लिए टैक्स कम करने से ज्यादा होता है कि प्रॉफिट बढ़ा के दिखाओ, तो मार्केट में स्पेशली जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज होता है, वो अगर प्रॉफिट राइज करके दिखाता है तो उनके लिए एक सुविधा होता है कि मार्केट में कैपिटल रेज करना, बैंक लोन पाना, ठीक है, हाँ। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीतना, उनको अच्छा लगता है। हो जाता है। ठीक है, दोनों खराब चीजें हैं। प्रॉफिट कम करना भी फ्रॉड है, प्रॉफिट ज्यादा करना भी फ्रॉड है। तभी तो ऑडिटर का रोल प्ले है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों बनाया जाता है? ताकि वो ये सब फ्रॉड को होने से रोके, लोगों को गुमराह से रोके। लेकिन अगर वो भी सरसों अभी के तो अंदर सर भूत, होता है। अगर वो भी सर सरसों के बीच में अंदर, था ना कि सीए लोग जो जीएसटी का इनपुट ले रहे थे वो कुछ ज्यादा हाँ ही ले रहे थे, इतने सारे ज्यादा ही ले सीए। रहे थे, मतलब वो बेसिकली झूठ आईटीसी क्रिएट कर रहा है, जो आईटीसी है ही नहीं। रॉन्ग सेल दिखा के, फ्रॉड सेल दिखा के आईटीसी को मैनिपुलेट कर रहा था, क्लेम क्रेडिट को। कर रहा था। हाँ। ठीक है, इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने एक जीएसटी क्रूसेड चलाया। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े फर्म कोलकाता में बहुत ज्यादा होता है, वेस्टर्न इंडिया में भी होता है, बट कोलकाता को मतलब फ्रॉड एक्टिविटी का कैपिटल माना जाता है। ठीक है, मतलब दुख का बात है सर। अच्छा में तो कुछ फास्ट आओ, बुराई में फास्ट आके क्या होगा? जो भी हो, इसीलिए तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैम्बू देने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, देखो सर सीए इतना नॉलेजेबल एक प्रोफेशन है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इनको शिक्षा देने के लिए आईआईए का प्लान किया। रिसेंटली बिल भी पास किया पार्लियामेंट में, आप लोगों ने सुना होगा, सीएसीएससीएमए बिल का एक पास हुआ। और क्योंकि अकाउंट्स टैक्सेशन प्रोफेशंस में सीए का थोड़ा सा मोनोपोली है, और नॉलेज वाइज भी दे आर वेरी हाई रिच, नो डाउट सर। तो आईआईए बोल के एक इंस्टीट्यूट का प्लान किया, लाइक आईआईटी आईआईएम की तरह, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, सीए को कम्पीट देगा ऐसा कह के। अभी भी पास नहीं हुआ है, बिल बस बनाया गया है, एक्ट नहीं आया। लेकिन अगर आ जाता है आईआईए तो सीए को अच्छा कंपटीशन मिलेगा, और ताकि सीए फ्रॉड कम करे। सीए रहेगा, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग जैसे कि आईआईटी आईआईएम की तरह बन जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो इन्हें भी ऑडिट का सिमिलर रोल दिया जाएगा, इनका नाम दिया जाएगा सीपीए। ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, सर जस्ट लाइक सीए। जैसे कि सीए सिमिलर पैरामीटर में दिया जाएगा, ऐसा प्रोपोजल है गवर्नमेंट का। ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस में पढ़ा जाएगा, जैसे सीए कोरेस्पॉन्डेंस बेसिस में होता है, आईआईए रेगुलर बेसिस में होगा, लाइक आईआईटी आईआईएम। तो ऐसा प्रोपोजल है। तो इसमें सीए इंस्टीट्यूट को बड़ा चिंता है, बिकॉज उनका मोनोपोली जा सकता है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये ना, कि इनका प्रैक्टिस स्टार्टर जब मुश्किल पैदा करता है तो मुश्किल होता है ना। फ्रॉड क्यों करोगे आप? रामलिंगम राजू का अकेला क्षमता नहीं हो सकता।
वो आपको टोप देता है और आप उसमें फंसते हो। वो आपको केचुआ डालता है और आप उस पर फंस जाते हो। केचुआ मतलब पैसा। वो स्कैम करेगा, आप यहाँ पर 20-30 करोड़ का खा के बैठ जाओगे। क्यों भाई? ऐसा थोड़ी होता है। ईमानदारी से कमाओ ना। इतना क्या, इतना मैनिपुलेशन अच्छा बात नहीं है सब। तो जो भी हो, इसका असर पड़ता है स्टॉक मार्केट में। लोगों को स्टॉक मार्केट में विश्वास उड़ जाता है। लेकिन बाद में सर इसका जेल हुआ है। पीडब्ल्यूसी का लाइसेंस 2 साल के लिए ऑडिट के लिए छीन लिया गया था। और सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इसके अंदर थे, उन लोगों को भी जेल में डाला गया। उनका भी लाइसेंस परमानेंटली छीन लिया गया। वो और कभी भी सीए का काम नहीं कर सकता। और बाद में सत्यम को महिंद्रा ग्रुप ने खरीद लिया पब्लिक ऑक्शन में। अप्रैल 2009 में भाई फॉर्मल पब्लिक ऑक्शन प्रोसेस 31% स्टेक इन सत्यम वाज परचेज्ड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा ओन्ड बाय कंपनी टेक महिंद्रा। ये भी एक अनदर आईटी मेजर है टीसीएस इन्फोसिस की तरह। ठीक है, तो दीज आर दी सिंपल सिंपल मैटर्स सर, जिसके पीछे का कारण हमें पता होना चाहिए। क्या बोलते हो सर, पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रेड लेने के पीछे और एक रीजन है। इंडिविजुअल में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे सत्यम बहुत ही फेमस कंपनी हुआ था, तो वो मैनिपुलेट कर सकता था, तो किया भी था। ऐसे तरह से भूषण स्टील, डीएचसीएल, इसी तरह में सिमिलर काइंड ऑफ फ्रॉड हुआ है। अच्छा सर, हाईली लिक्विड, इजी फिल्स एंड लेस स्लिपेज, मतलब लिक्विडिटी अर्लियर हम लोगों ने बताया, निफ्टी सो हाईली लिक्विड यू कैन लिटरली ट्रांजैक्ट एनी क्वांटिटी ऑफ निफ्टी विदाउट वरिंग अबाउट लॉसिंग मनी इन द इम्पैक्ट कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज ज्यादा कॉस्टिंग, बहुत इम्पैक्ट कॉस्ट हमेशा कम पड़ता है और इसके कारण इसका लिक्विडिटी हाई रहता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया। देयर इज सो मच लिक्विडिटी दैट यू कैन लिटरली ट्रांजैक्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू विश। मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सुनते हो, तो आपको, अगर आप फॉरवर्ड का क्लास करोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्लास करोगे, स्टार्टिंग में आपको वही समझाया गया। हाँ ईशा, अगर आप याद कर पाते हो, सुमित जी प्लीज एक बार देखिएगा क्लास, देखोगे वहां पर मेन प्रॉब्लम ये है कि जो फॉरवर्ड का प्रॉब्लम ये था कि ऑपोजिट साइड में बायर को सेलर से मिलाना, सेलर को बायर से मिलाना। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। फ्यूचर मार्केट में बीएसई एनएसई क्या काम करता है, सेलर को बायर से मिलाते हैं, सेलर बायर को सेलर से मिलाते हैं, मतलब काउंटर पार्टी ढूंढ के देना। और काउंटर पार्टी तभी आ सकता है जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो, इजीली मिल सकता है। मतलब अगर आप बायर हो तो आपको सेलर से मिलाएगा, अगर आप सेलर हो तो आपको बायर से मिलाएगा। और ये जितना ज्यादा हो जाएगा वो उतना ज्यादा लिक्विड माना जाएगा। ठीक है, वो इतना ज्यादा लिक्विड माना जाएगा, सिंपल बात है सर। ये जितना, जैसे ये देखो, अगर मैं, जैसे मानो अदानी ग्रीन में, ठीक है, अदानी ग्रीन में अगर मैं मार्केट डेप्थ देखो, ये देखो सर, अदानी ग्रीन में मार्केट डेप्थ मोटा मोटी चल रहा है, ऑर्डर बहुत हाई फाई नहीं गिर रहा है। लेकिन आप किसी और स्टेट में स्टॉक में देखो, अगर आप एशियन पेंट्स में देखो, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा है थोड़ा कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये आप जैसे मार्केट में और ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि बाइंग सेलिंग एक्टिविटी ज्यादा होगा तो लिक्विड ज्यादा होगा, लिक्विड ज्यादा होगा तो इजी फेल्स, मतलब आपको बायर की जगह से, मतलब बायर सेलर ढूंढ लेगा, सेलर बायर ढूंढ लेगा। ठीक है, मतलब आपको डिमांड सप्लाई में गैप नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं लेस स्लिपेज। यू कैन लिटरली ट्रांजैक्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू विश, एंड आपको एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा कि ऑपोजिट पार्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चक्कर नहीं रहेगा सर। ठीक है, खरीद के रख लिए लेकिन सेलर ही नहीं मिल रहा, ऐसा हुआ है? ठीक है, आप बाई कर लिए लेकिन सेल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा होता है सर। फ्रीज कर दिया जाता है, या फिर ऑपोजिट पार्टी का इंटरेस्ट नहीं आता कि भाई नहीं नहीं खरीदना है, आपने बाई कर लिया लेकिन आपको सेल करना है, तो ऑपोजिट में कोई होना चाहिए। बट अगर ऑपोजिट में कोई सेल बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा तो फिर आपका सेल नहीं बनेगा। इसलिए हाईली लिक्विडिटी होना ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है, ट्रेड के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, आप अगर लॉन्ग टर्म में जाते हो 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है भाई, किसी को खरीद बेचने के लिए तो नहीं ले रहे हो, कंपनी में अगर आपको अच्छा नजर आता है तो ले रहे हो, दैट्स ओके। बट अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको लिक्विडिटी चेक करना बहुत जरूरी है। और नॉर्मली मार्जिन थोड़ा सा निफ्टी में कम लगता है। ठीक है, मच लेसर मार्जिन एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, नॉर्मल स्टॉक के साथ अगर कंपेयर किया जाए, नॉर्मल स्टॉक में 45 से 60% तक भी मार्जिन लग जाता है, जो उतना पॉपुलर नहीं होता। बट निफ्टी में 12-15% मार्जिन से ही
मतलब 2 लाख का निफ्टी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो 12-15% मार्जिन जमा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी का बेनिफिट है। इकोनॉमिक कॉल ब्रॉडर है। ट्रेडिंग निफ्टी फ्यूचर रिक्वायर वांट टू टेक ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक कॉल रादर देन कंपनी स्पेसिफिक डायरेक्शनल कॉल। ठीक है, तो ये थोड़ा इजियर होता है, किसी स्पेशल कंपनी से ये थोड़ा सा इजी होता है। एक कंपनी के बारे में समझ पाना कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन इकोनॉमी को समझना कई बार थोड़ा सा इजी हो जाता है ट्रेड कॉल में। एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो हम लोग एवरी वेडनेसडे फ्राइडे दिमाग लगाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वर्क बेस्ट ऑन लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। टेक्निकल एनालिसिस मतलब वही कैंडल को समझना, चार्ट को समझना, इंडिकेटर्स को समझना। ठीक है, जैसे ये इंडिकेटर्स आगे आगे स्टार्ट करेंगे सर, कंपेयर करना, कैंडल्स के थ्रू से देखना। ठीक है, कितना तरह का चार्ट बना के देखना, ये सभी चीज टेक्निकल का पार्ट है। और टेक्निकल सबसे बेस्ट काम करता है इसमें, फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर्स में। लिक्विड स्टॉक्स आर हार्ड टू मैनिपुलेट एंड दे यूजुअली मूव बेस्ड ऑन demand supply dynamics of the market, which obviously is what TM mainly relies on. TM means technical analysis and less volatility sir. liquid ज्यादा है ना तो volatility कम रहेगा। Nifty futures are less volatile compared to individual stock futures. individual stock में volatility मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दी, वहां पर निफ्टी का volatility कंपेरेटिवली बहुत लो होता है। इंडिविजुअल स्टॉक में आपको 30-40% वॉलेटिलिटी नजर आ सकता है। मतलब स्टॉक यहाँ था 30% 40% ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। ये कैसे पता चलता है? जब आपको ना जरूरत से ज्यादा बड़ा बड़ा कैंडल नजर आता है। जैसे ये देखो, दिखाई दे रहा है, ये फ्यूचर रिटेल का कैंडल था। ठीक है, ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल अच्छा नहीं होता सर ट्रेड के लिए। लेकिन अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, अब देखो उतना लंबा लंबा कैंडल आपको बहुत कम नजर आएगा, कभी कभी नजर आएगा, बट नॉट रेगुलर बेसिस में। ठीक है, मतलब अचानक मार्केट उठ गया, अचानक मार्केट गिर गया, ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन पैरामीटर में चलता है। ठीक है, एक सर्टेन लेवल में चलता है, तभी आज जाके आप आपका ट्रेड सेटअप करा सकते हो। ठीक है, तो जरूरत से बड़ा, मतलब बेसिकली वही मैं बोलना चाहता कि ये 16-17% हार्डली वोलेटिलिटी होता है इसका, तो इसमें आप अपना रेंज बना सकते हो ट्रेड के लिए। लेकिन 30-40% में आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाए और कितना टारगेट फिक्स करें। तो इट्स मुश्किल, ये मुश्किल बनाता है। तो लेस वोलेटिलिटी में ट्रेड लेना सबसे बेस्ट होता है। छोटा प्रॉफिट कमाओ बट रेगुलर कमाओ, समझे सर? प्रॉफिट थोड़ा छोटा हो पर रेगुलर हो और श्योर शॉर्ट हो। क्या कहते हो हाँ सर? सुमित जी क्लियर है? हाँ सर, सही बात। तो ये निफ्टी मेक सेंस करता है। ठीक है, और मैं स्टार्टिंग से निफ्टी में बात कर रहा हूँ। फ्यूचर मार्केट में निफ्टी बेस्ट, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी छोड़ के काम करोगे, कंपनी से भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हाँ अच्छा कंपनी चूज करो, निफ्टी 50 का ही कंपनी ले लो। ठीक है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लो। ठीक है, जो मोटा मोटी एक अच्छा सिचुएशंस में है ऐसा कंपनी चूज करो। स्मॉल कैप कंपनी थोड़ा सा अवॉइड करने से ही अच्छा है। ठीक है, तो बट निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। नहीं सर, उसका तो ट्रेडिंग होता ही नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली करोगे, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अरे सर एक बात क्वेश्चन पूछना है। जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, टॉप 50 स्टॉक डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेंसेक्स में भी तो 30 स्टॉक्स है, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, वो सब भी आता है। तो वो सब भी अच्छा शेयर माना जाता है, उसमें भी वोलेटिलिटी ज़्यादा है और फ्लक्चुएशंस कम है। तो उस पे सेंसेक्स में ट्रेड क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। इसमें होना चाहिए क्योंकि भी टॉप 30 के स्टॉक्स है। ये रेगुलेशन इश्यूज है सर। ठीक है, ये रेगुलेशन इश्यूज है एक्चुअली। रेगुलेशन मतलब बीएसई एनएसई का जो रेगुलेट किया जाता है, सेबी के, ये सेबी का मैटर है बेसिकली। देखो बेसिकली ये जो ट्रेड सेटअप जो होता है ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ये ऐसे ही ना थोड़ा सा रिस्की है यार। ठीक है, जेन्युइनली बताओ, ऑलवेज रिस्की है। बिकॉज देखो सर, लोगों का हार्ड मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जमा होता है। नॉर्मल ट्रेड लेना स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में ट्रेड लेना फिर भी थोड़ा ठीक है, बट फ्यूचर मार्केट इज ऑलवेज रिस्की, है ना? बिकॉज आप ही सोचो ना, आपका बहुत पैसा जमा जाता है ना, तब जाके आप ट्रेड ले पाते हो। तो मार्केट मतलब अभी निफ्टी 50 वगैरह में ही चले और इंडिविजुअल स्टॉक में ही चले तो ठीक है। ठीक है,
लेकिन इसको ज़्यादा बड़ा कर देगा तो फिर कंट्रोलिंग मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये मनी सप्लाई बढ़ बेसिकली जाएगा। हाँ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और लोगों को दिक्कत भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ये सब चीज़ों में, इंडिया देखो सर, इंडिया थोड़ा कंजर्वेटिव कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट डेवलप होता है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट का भी कुछ, जैसे देखो ना बिटकॉइन में, आप देखो बाकी कंट्री का बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट सोचो और इंडिया का बिटकॉइन कॉन्सेप्ट सोचो। दुनिया बोल रहा है बिटकॉइन अच्छा है, स्पेशली जो रिच कंट्रीज है ना। यहाँ पर थोड़ा आपको माइंड सेटअप समझना पड़ेगा कि क्यों को ढूंढने के लिए मतलब क्या है बीच में, बैकग्राउंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो डेवलप नेशन है, डेवलप नेशन इन द सेंस मतलब इकोनॉमिकली डेवलप, काफी हाई इकोनॉमी है। ठीक है, जीडीपी बहुत ही हाई रेंज में है। और सर आप बोले थे ना कि इंडिया इंडिया को बिटकॉइन में मतलब आरबीआई अप्रूव नहीं किया है। नहीं किया सर, वो तो मतलब वो बिटकॉइन को कभी भी अप्रोच नहीं करते। बिटकॉइन इंडिया में बैन नहीं है। ठीक है, इंडिया में वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, 30% टैक्स देना पड़ेगा बिटकॉइन में, जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा 30% टैक्स ब्रैकेट में ला दिया, रिसेंट बजट में दिया। ये जो 2000 फरवरी में बजट आया था, जनवरी फरवरी में, उसी हाँ में सर। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो आधे से ज्यादा लोग तो छूट पैसा गए। लगाना ही, पैसा लगाना ही बंद कर दिया। ठीक है, ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस में काफी ज्यादा क्रिप्टो में लॉस हुआ है लोगों को। तो एक्चुअली इंडिया क्रिप्टो पे बिलीव नहीं करता, बिकॉज अभी तक इंडिया का जो सोच है, इंडिया को लगता है कि क्रिप्टो का प्रॉपर बेस नहीं है जिसमें ट्रेड लिया जाए, ये इंडिया का सोच है। लेकिन कुछ फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, ठीक है, इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है सर। इनका इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है, इनका इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है और इनका पॉपुलेशन भी कम है। तो यहाँ पर लोगों के पास ना जो सेविंग्स का पैसा है या एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, इसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, इट्स वेरी हाई सर। अगर किसी का थोड़ा बहुत पैसा फंस भी जाता है ना, दिक्कत नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट, मतलब ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। यूएस बहुत ज्यादा क्रिप्टो को लेके बात करता है। ठीक है, और यूरोप का कुछ ये सब एरिया, ये भी क्रिप्टो को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। लेकिन पॉइंट इज दैट भारत अभी भी क्रिप्टो को उस तरह से नहीं समझना चाहता। क्यों? बिकॉज ये इंडियन मार्केट के साथ या इंडियन इकोनॉमी के साथ कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये रीजन है। अब भारत एक डिजिटल करेंसी लाएगा, जो आरबीआई लाएगा। ठीक है, डिजिटल करेंसी इज नॉट क्रिप्टो। डिजिटल करेंसी जस्ट हम लोग जैसे कॉइन या नोट्स यूज करते हैं, उसके जगह में हम लोग डिजिटल करेंसी यूज करेंगे। किसी भी पब्लिक एरिया में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात सुन रहा था। अब देखते हैं सर आरबीआई क्या करता है। लेकिन क्रिप्टो के बारे में इंडिया अभी भी प्रॉपर नहीं है। अब बिकॉज इसके पीछे वही बात है कि दुनिया अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। इवन डेवलप इकोनॉमी भी कंफ्यूज है। अब देखना बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो में, अगर इलॉन मस्क का मार्केट में इन्वेस्टमेंट था, इलॉन मस्क या जुकरबर्ग, इनका इन्वेस्टमेंट हट जाएगा तो मार्केट धड़ाधड़ गिर जाएगा। मतलब कोई प्रॉपर रीजन भी नहीं दिखता। ये मेन पॉइंट है कि वो लोग, इंडिया अभी भी क्रिप्टो में नहीं आना चाहिए। सिमिलरली जैसे इंडिया अभी भी मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए निफ्टी को ही मान रहा है, सेंसेक्स के लिए सर इसलिए ईटीएफ दिया है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के हिसाब से उसको यूज किया जाता है। सेंसेक्स में ईटीएफ होता है, मतलब बीएसई सेंसेक्स में जितना स्टॉक है, टॉप स्टॉक है, उसमें ट्रेड करके म्यूचुअल फंड कंपनीज फंड बना सकता है। दैट इज कॉल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये मेरा म्यूचुअल फंड का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, कि मैं रिसेंटली मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ही म्यूचुअल फंड लाइव क्लास में बताऊंगा मैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पर बीएसई सेंसेक्स के थ्रू से कैसे होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो बीएसई एनएसई दोनों को यूज करके करता है। तो ये मेनली बात है सर। मतलब बेसिकली मेन बात है कि मार्केट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा है। कभी अगर इंडिया थोड़ा सा हायर इकोनॉमी में पहुंच जाएगा तो शायद खोल दे। समझ रहे हैं सर? हाँ। ठीक है सर। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा सर, ये फ्यूचर प्राइसिंग रहेगा। ठीक है, सैटरडे के क्लास में स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग फार्मूला। मतलब इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, बहुत वाइटल होने वाला है। ठीक है, ये वाला क्लास, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि जैसे मानो ये अंडरलाइन चल रहा है
8485 ये निफ्टी है, ठीक है, उस टाइम का, 2-4 साल पहले का, ठीक है, 2015 का डिटेल सही है, 8845.50, और उस टाइम पे फ्यूचर चल रहा था 26 फरवरी का 8854, तो 0.70, तो ये 0.50 क्यों है और ये 70 क्यों? ऐसा मैंने आपको पहले भी दिखाया कि स्पॉट के साथ, तब अंडरलाइन के साथ फ्यूचर का डिफरेंस होता है, बट क्यों? इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या फॉर्मूला काम करता है, क्या लॉजिक काम करता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग। और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो इतना समझ लो कि फ्यूचर मार्केट में आप एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन, मतलब एग्जांपल के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है सर? ओके, मैं आज इतना ही रखता हूँ सर। सैटरडे वाले क्लास में फ्यूचर प्राइसिंग कराऊंगा। डोंट वरी, एक्चुअली मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ना फ्यूचर में ही कवर कर ले रहा हूँ, ताकि ऑप्शन में मुझे ज़्यादा ये सब बातें ना करना पड़े, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट सिमिलर पैरामीटर में ही काम करता है। ऑप्शन में जब मैं जाऊंगा सिर्फ ऑप्शन रिलेटेड जो टेक्निकलिटीज है उसमें बात करूंगा, बैकग्राउंड रिलेटेड मैटर में बात मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम टॉपिक मैं फ्यूचर में ही कवर कर देगा, ठीक है सर? सर आप जो अभी स्पॉट पर फ्यूचर पर डिफरेंस बोले थे वो उसी को बेसिस बोलता है ना? हाँ सर अभी जो आप बताए थे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में जो डिफरेंस है हाँ उसी को हाँ बेसिस बोलता है ना? हाँ, बेसिस बोलता है, ठीक है, डिफरेंस होता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सर, ठीक है सर। ओके सर, फिर टाटा, बाय सर। बाय। ओके सर।